तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपकी कंबाइन हार्वेस्टर किसी भाई, रिश्तेदार या दोस्त के नाम पर है और लोन भी उसी के नाम पे चल रहा है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि वो दोनों चीजें, लोन और कंबाइन हार्वेस्टर, दोनों आपके नाम पर आ जाएं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि भाई मुझे एक बात बताओ कि जैसे मेरी कंबाइन हार्वेस्टर मेरे छोटे भाई के नाम पे लिया है और लोन भी उसी के नाम पे करवाया है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे नाम पर कंबाइन और लोन दोनों हो जाएं? अभी तक आरसी अपडेट नहीं हुई है, जैसे कि लोन और कंबाइन दोनों मेरे नाम पर हो जाएं, इसके बारे में जरूर बताना। तो दोस्तों इस तरह से भाई का कमेंट था। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि जल्दी के चक्कर में गाड़ी किसी और के नाम पे ले ली जाती है, लेकिन देखिए बाद में दिक्कत शुरू होती है। इंश्योरेंस के क्लेम में परेशानी हो जाती है, लोन को भर कोई रहा है, नाम किसी का है, आरसी किसके नाम होगी, बिकने में दिक्कत और टैक्स वगैरह और लीगल इशू भी होते हैं। और देखिए सबसे बड़ा सवाल, क्या चलती हुई लोन कंबाइन हार्वेस्टर अपने नाम हो सकती है? आज मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल प्रोसेस बताऊंगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बैंक क्या बोलेगा, फाइनेंस कंपनी कैसे ट्रांसफर करती है, आरसी अपडेट होने से पहले क्या फायदा है, कितना खर्च आ सकता है और कौन कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों गांव में फार्मिंग बिजनेस में ये बहुत कॉमन बात है। कई बार जो है वो देखिए सिविल खराब होने की वजह से, आईटीआर वगैरह ना होने पर, उम्र कम होने पर, ज्यादा सब्सिडी या फाइनेंस पाने के लिए या जल्दी डिलीवरी के लिए हार्वेस्टर जो है वो किसी भाई के नाम पर या किसी रिश्तेदार के नाम पर निकलवा ली जाती है। लेकिन बाद में देखिए असली काम कोई दूसरा कर रहा होता है। ईएमआई कोई और भर रहा है, डीजल कोई और डाल रहा है, ड्राइवर या स्टाफ कोई और मैनेज कर रहा है, लेकिन ओनरशिप किसी और की रहती है। फिर देखिए आगे चल के प्रॉब्लम आती है। और प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए अगर एक्सीडेंट हो जाए तो, अगर इंश्योरेंस क्लेम अटक जाए तो, इसी वजह से बहुत सारे लोग बाद में ओनरशिप को ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। अब देखिए सबसे जरूरी सवाल, क्या लोन चलती हुई कंबाइन हार्वेस्टर अपने नाम हो सकती है? तो देखिए जवाब है हाँ, हो सकती है। लेकिन देखिए इसमें दो चीजें अलग अलग होती हैं। पहला देखिए लोन ट्रांसफर और दूसरा आरसी ओनरशिप ट्रांसफर, और ये दोनों ही प्रोसेस साथ में होते हैं। देखिए अगर आपकी हार्वेस्टर फाइनेंस पर है तो बिना फाइनेंस कंपनी या बैंक की परमिशन के कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखिए टेक्निकली कंबाइन हार्वेस्टर पर पहला अधिकार जो है वो फाइनेंस कंपनी या बैंक का होता है। तो दोस्तों अब बात आती है देखिए आरसी की। जैसे अभी भाई ने कमेंट में बोला कि देखिए आरसी अभी अपडेट नहीं हुई है, तो देखिए ये भाई के लिए फायदा भी हो सकता है, क्योंकि परमानेंट आरसी अभी फाइनल ओनर के नाम में नहीं बनी है। तो कई बार डीलर और फाइनेंस कंपनी जो है वो इस प्रोसेस को आसान कर देते हैं। कुछ केसेस में डिलीवरी के नेम में करेक्शन हो जाता है, इनवॉइस में ही करेक्शन हो जाता है, हाइपोथिकेशन अपडेट हो जाता है और फ्रेश फाइनेंस एग्रीमेंट हो जाता है। मतलब ये सारे ऑप्शन जो है वो निकल आते हैं। मतलब देखिए आरसी अगर अभी अपडेट नहीं हुई है तो ये सारी चीजें पहले ही करेक्शन हो जाते हैं इनमें। लेकिन देखिए ये डिपेंड करता है कि कंबाइन हार्वेस्टर की डिलीवरी को कितने दिन हुए हैं, आरसी के लिए पेपर अप्लाई हुए हैं या नहीं, टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन है या परमानेंट, और देखिए फाइनेंस कंपनी कौन सी है। तो देखिए इसलिए मेरा भाई से यही कहना है कि जितना जल्दी भाई एक्शन लेंगे उतना अच्छा रहेगा भाई के लिए, इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। तो जैसे भाई ने कमेंट में बोला कि अभी आरसी अपडेट नहीं हुई है, तो इसका मतलब उनका रजिस्ट्रेशन अंडर प्रोसेस है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उसे अपने नाम में कराने का वो कर लें। मतलब कि जो उनके पेपर हैं वो पहले से ही अपडेट हो जाएंगे अभी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं देखिए लोन का और ओनरशिप का ट्रांसफर का प्रोसेस क्या है। तो देखिए इसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो है फाइनेंस कंपनी से बात। तो देखिए सबसे पहले आपको फाइनेंस कंपनी या बैंक से बात करनी होगी। जैसे जो भी फाइनेंस कंपनी है, जैसे एचडीएफसी है, एसबीआई है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, या कोई अन्य फाइनेंस कंपनी है जिससे आपने लोन कराया है, तो उन्हें सबसे पहले आपको बताना होगा कि जो भी एग्जिस्टिंग बारोअर है उससे जो है लोन दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करना है। फिर देखिए दूसरा स्टेप इसमें है कि नए एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी चेक करना। तो देखिए जैसे ही आप फाइनेंस कंपनी या बैंक को बताएंगे लोन ट्रांसफर कराने के बारे में, तो जिसके भी नाम में ट्रांसफर कराने के लिए आपने बोला है, तो फाइनेंस कंपनी या बैंक उसका जो है पूरा रिकॉर्ड चेक करेगी। मतलब उस बंदे की प्रोफाइल चेक करेगी, जैसे उसका सिविल स्कोर, इनकम प्रूफ, फार्मिंग इनकम, बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और एग्जिस्टिंग लोन।
मतलब कि कितने लोन उन पे ऑलरेडी हैं। तो देखिए अगर आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी सही लगी उन्हें तो देखिए लोन ट्रांसफर पॉसिबल हो सकता है। फिर देखिए तीसरा स्टेप आता है एनओसी और कंसेंट, मतलब कि जिस भाई के नाम कंबाइन हार्वेस्टर है उसकी जो है वो रिटन कंसेंट लगेगी, मतलब वो ऑफिशियली बोलेगा कि हाँ मैं ओनरशिप और लोन ट्रांसफर करने के लिए तैयार हूं। फिर इसके बाद देखिए चौथा स्टेप आता है एग्रीमेंट का। तो देखिए जो भी अपने नाम में लोन ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो उसका जो है वो फ्रेश एग्रीमेंट बन सकता है। लेकिन देखिए कुछ फाइनेंस कंपनीज या बैंक जो हैं वो पुराना लोन क्लोज करके नया लोन करती हैं, और कुछ जो है वो बारोवर डायरेक्ट चेंज कर देती हैं, वो लोन वगैरह बंद नहीं करती, नया नहीं खोलती, वो बारोवर चेंज कर देती हैं। तो ये फाइनेंस कंपनीज या बैंक्स पर डिपेंड करता है। अब पांचवा स्टेप आता है आरसी और इंश्योरेंस अपडेट। ये तो बात हो गई लोन की, अब आरसी और इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इस सब प्रोसेस के बाद में लोन वाले फिर आरसी और इंश्योरेंस और हाइपोथिकेशन ये सब जो है वो अपडेट होता है नए नाम पर, और ये सारा काम जो है वो आरटीओ ऑफिस में होता है। अब ये तो दोस्तों हुआ पूरा प्रोसेस कि लोन कैसे ट्रांसफर होता है और कैसे कैसे आरसी और इंश्योरेंस और ये सब हाइपोथिकेशन कैसे अपडेट होता है। अब बात कर लेते हैं देखिए खर्च की, कि इस प्रोसेस में खर्च कितना होता है। तो देखिए दोस्तों हर केस जो है वो अलग होता है, लेकिन देखिए सामान्य तौर पर जो खर्च आ सकता है वो प्रोसेसिंग फी, स्टैंप ड्यूटी, आरसी ट्रांसफर फी, इंश्योरेंस एंडोर्समेंट, एजेंट चार्जेस, एनओसी चार्जेस, यानी लगभग कुछ हजार से लेकर 20-30 हजार रुपए तक खर्च आ सकता है। देखिए कुछ फाइनेंस कंपनीज जो हैं या बैंक्स जो हैं वो लोन को फोरक्लोजर करवाकर नया लोन करती हैं, तो देखिए फिर खर्च और ज्यादा हो सकता है, क्योंकि फिर आपको देखिए फोरक्लोजर चार्ज भी देना होता है। वैसे नॉर्मली 20-30 हजार रुपए में ये काम हो जाता है। अब देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे जरूरी बातों की, मतलब कि कौन सी गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मतलब जैसे किसी भाई के या रिश्तेदार के नाम में कंबाइन हार्वेस्टर है तो आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। तो देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि सिर्फ आपस में बोल करके काम मत छोड़ो, इस सारे प्रोसेस के लीगल पेपर जरूर बनवाओ। जैसे मतलब भाई के नाम पर है, भाई से आपने कह दिया तो ओरली ऐसी बातचीत करके कंबाइन आपने ले ली, तो ये सब मत करो, आप लीगल पेपर जरूर बनवाओ। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसमें यह आता है कि देखिए ईएमआई आप भर रहे हो लेकिन नाम किसी और का है, तो ये देखिए आप ये नॉर्मल मत समझना, इससे फ्यूचर में बहुत बड़ा रिस्क है। तो ये ट्रांसफर वाला काम आपको पहले ही करा लेना चाहिए। फिर देखिए तीसरी जरूरी बात क्या है, वो ये है कि देखिए किसी भी ब्लैंक पेपर पर साइन मत करना, क्योंकि उससे फ्रॉड के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फिर देखिए चौथा पॉइंट क्या है, वो ये है कि देखिए ये जो लोन ट्रांसफर का और आरसी ट्रांसफर का पूरा प्रोसेस है ये एजेंट के ऊपर पूरा मत छोड़ो, फाइनेंस कंपनी और आरटीओ दोनों जगह खुद जानकारी लो। फिर देखिए पांचवा पॉइंट इसमें यह है कि देखिए इंश्योरेंस को अपडेट जरूर करवाओ, वरना देखिए फ्यूचर में क्लेम आपका अटक सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि देखिए आज की वीडियो से आपको सब कुछ क्लियर समझ आ गया होगा कि आपके भाई के नाम वाली कंबाइन हार्वेस्टर आपके नाम पर कैसे हो सकती है, लोन ट्रांसफर कैसे होता है, आरसी अपडेट होने से पहले क्या फायदा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और किन किन गलतियों से बचना चाहिए। तो देखिए अगर आपकी भी ऐसी कोई सिचुएशन है तो देखिए कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो देखिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।